मूवी में हमें दिखाया जाता है ईयर 20। इंसानों ने 3 तरीके निकाल लिए हैं इमॉर्टल रहने के, यानी हमेशा जिंदा रहने के। पहला तरीका है साइबरनेटिकली इन्हांस किए हुए इंसान, जिन्हें साइबॉर्ग्स का नाम दिया गया है। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बीइंग्स, जिन्हें सिंस कहा जाता है। और तीसरे हैं सिंथेटिक बीइंग्स, जिनमें थोड़ी बहुत इंसानों जैसी कॉन्शियसनेस भी है, लेकिन साथ ही साथ वो सिंथेटिक भी हैं, तो उन्हें हाइब्रिड्स का नाम दिया गया है, यानी मिलीजुली स्पीशीज। अब इन तीनों टेक्नोलॉजीज में से जो भी टेक्नोलॉजी प्रिवेल करेगी, यानी कि सबको अपने अंडर ले आएगी, वही दुनिया को रूल करेगी। फिर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम है मैजिनो। वो पिछले 65 साल यानी 65 ईयर्स से एक मिशन पर है। हम देखते हैं कि कुछ स्लीपिंग पॉड्स हैं जिसमें कुछ लोग सो रहे हैं, और उस नींद को नाम दिया गया है क्रायो स्लीप का। वहां से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जिन्हें क्रू मेंबर्स का नाम दिया गया है। वो अपनी नींद से ब्रेक लेने के लिए उठे थे। यहाँ पे कैप्टन डैन स्टेल बोलता है कि कॉम्स डाउन है और लॉग फाइल्स करप्टेड है, पर हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो, और वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक सिस्टम को तो शट डाउन कर दो। यहाँ पर एक मैकेनिक बोलता है कि मुझे लगता है कि आपने स्पेसशिप पर जो एलियंस बिठा रखे हैं उनमें से किसी एक से छुटकारा पाना होगा, या शायद सभी क्रीचर से। लेकिन सिक्योरिटी साइबॉर्ग उन्हें याद दिलाता है कि नहीं, हमारे मिशन का मेन कैरेक्टर तो यही क्रीचर्स है, इनके बगैर हमारी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हमें इन्हीं अजीबोगरीब एलियंस को कुछ खाना खिलाते हुए नजर आता है। कुछ क्रीचर्स स्मॉल हैं, छोटे हैं, कुछ कैप्सूल्स में रखे गए हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े और खतरनाक क्रीचर्स भी हैं। सब सिस्टम्स को चेक कर लिया जाता है कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। अब क्रू वापस स्लीप पर जा सकता है, उसी क्रायो स्लीप पर जिससे उन्होंने ब्रेक ली थी। दूसरी तरफ हम जमीन पर देखते हैं कि एक रिसर्च फैसिलिटी है जिसे नेवरलैंड का नाम दिया गया है। वो एक कॉर्पोरेशन से बिलोंग करती है। वहां पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मार्स। उसे कुछ स्कॉर्पियंस के बारे में सिखाया जा रहा है, लेकिन तभी वहां पर एक डॉक्टर आती है जिनका नाम है सिल्विया। वो अनाउंस करती हैं कि सब कुछ तैयार है। पता चलता है कि मार्स कुछ बीमार है और उसे ऑपरेटिंग रूम की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि उसका दिमाग किसी सिंथेटिक बॉडी में शिफ्ट किया जा सके। कंपनी फाउंडर बोलते हैं कि मार्स पहली ऐसी इंसान होगी जिसका ह्यूमन बॉडी से सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है, और वही पहली हाइब्रिड बनेगी। अब यहाँ पे मार्स को मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। जैसे जैसे उसका दिमाग नए जिस्म में जा रहा होता है, वो सब कुछ रिविजिट करती है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्स बिल्कुल हेल्दी है और बहुत अमेजिंग चीजें कर सकती है, जैसे कि जंपिंग, और वो भी बहुत ऊंचाई से। अब उसे नाम दे दिया जाता है वेंडी का। और सबसे बड़ी बात यह कि क्योंकि सिंथेटिक बॉडीज ग्रो नहीं कर सकती, तो उसे पहले से ही अडल्ट बॉडी दे दी जाती है। लेकिन जाहिर है कि उसका दिमाग तो अभी भी बच्चों वाला है। कर्श एक्सप्लेन करता है कि फेक बॉडीज ऐसे हार्मोन्स नहीं बना सकती जिस तरह के इंसानी जिस्म बना सकता है, ऐसे इमोशंस और ऐसे मूड्स जो ह्यूमंस के होते हैं। तो अब वेंडी के पास ऐसे कोई इमोशंस नहीं होंगे। डॉक्टर सिल्विया बताती है कि फैसिलिटी पर और भी बच्चे आने वाले हैं और कॉरपोरेशन को उनकी मदद करनी होगी इसी ट्रांजिशन के लिए। जैसे ही वो बच्चे आ जाते हैं तो वेंडी उनके साथ बहुत बातें करती है और उन्हें अपनी नई बॉडी दिखाती है कि कितनी स्ट्रांग है। वो बच्चों को अपने आर्म्स पर हैंग भी करती है, यानी लटकाती भी है। एक एक करके सब बच्चों को उनकी नई बॉडीज मिल जाती हैं और वो अपनी बीमारी के बारे में भूल ही जाते हैं कि जैसे कभी उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। उन सब बच्चों को नाम दिया जाता है लॉस्ट बॉयज का। उधर मजीनो स्पेसशिप पर हम बहुत ही अजीबोगरीब क्रीचर देखते हैं जो कि एक शिप में भाग रही होती है। हर तरफ कियोस यानी अफरा तफरी होती है, और एज यूजुअल जो क्रीचर्स तबाही करते हैं वो भी। शिप चिल्लाने लगता है और वहां पर अलार्म बजने लगता है। मोरो कंप्यूटर रूम में छुप जाता है और शिप के एआई से बात करने लगता है। बताता है कि सब के सब सैंपल्स अब जा चुके हैं, हम उनको खो चुके हैं। तभी वहां पर अचानक से ज़वारी भी आ जाती है जो कि दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगती है। लेकिन इसके बजाय कि मोरो दरवाज़ा खोलता, वो अपने आर्म को एक ब्लो टॉर्च में बदल लेता है और दरवाजे को सील शट कर देता है। और अचानक से वहां पर एक क्रीचर आ जाती है जो कि ज़वारी को अटैक करके मार देती है। मोरो एआई से कहता है कि सब के सब क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। तभी वही क्रीचर दरवाज़ा बजाने लगता है और शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। मोरो एआई से कहता है कि शिप को जल्द से जल्द अर्थ पर क्रैश करना होगा क्योंकि यही क्रीचर्स हमारी प्रायोरिटी है। अब यहाँ पे मोरो एक पॉड में छुप जाता है। वो एलियन अंदर आकर उस पॉड को पीटता तो है, लेकिन कोई असर नहीं होता। मोरो जमीन पर लैंड करने के लिए, यानी जमीन पर क्रैश लैंडिंग करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर्मिट एक ऐसे शहर में पहुंचता है जिसका नाम है न्यू सैम। उस शहर को वही कॉर्पोरेशन चला रही है। वेंडी उसको सिक्योरिटी कैमरा पर देखती है और यहाँ पर उसकी स्टोरी बताई जाती है कि वो भी उसी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है, और उसे लगता है कि उसकी बहन मार्सी मर चुकी है। जब वो उसको देखती है तो उसे दोबारा से अपने बचपन की यादें आने लगती हैं।
जब हमिट छत पर होता है, अपने कोवर्कर्स से बात कर रहा होता है, उसे अचानक से लगता है कि बिल्डिंग हिल रही है और उसी वक्त मैजिनो उस शहर में क्रैश कर जाती है बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ। हमिट और उसकी टीम नीचे पहुंचते हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला जा सके और वो मलबे के नीचे भी ना आ जाएं, इस चीज़ के लिए उन्हें गाइड किया जा सके। जितनी देर में टीम देख रही होती है कि कहीं कोई सर्वाइवर है तो उसे बचाया जा सके, उतनी ही देर में वो शिप के पास आ जाते हैं। वो एक होल से अंदर जाते हैं जो उन्हें एक हॉल तक ले जाता है। वापस आते हैं मोरो की तरफ, जो कि अपना ट्रांसफॉर्म बाजू यूज करता है इम्पैक्ट रूम से बाहर आने के लिए। वो शिप में घूम रहा है और वहां पर उसे हर जगह पर क्रू की बॉडीज मिलती हैं। जब वो हमिट की टीम को सिक्योरिटी कैमरा पर देखता है तो वो शिप कंपनी को कॉल करता है कि उन्हें ऐसा करने से रोका जाए, उन्हें वॉर्न करता है। यहाँ पर वेंडी, जो कि सब कुछ सिक्योरिटी फुटेज पर देख रही थी, वो कहती है कि हमें अपनी टीम को भी भेजना चाहिए। अब उसकी टीम भी काश के सुपरविजन में वहां से चल पड़ती है। उधर मैजिनो पर हम टीम के 2 मेंबर्स सर्वाइवर्स को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही सोल्जर्स बॉडीज ढूंढ रहे होते हैं तो एक लीच लाइक एलियन सीलिंग में से निकलकर आता है और उनकी शर्ट्स में घुसने की कोशिश करता है। अचानक से मोरो आता है और उन सोल्जर्स को अपना हॉस्टेज बना लेता है। जब मोरो वहां से चला जाता है तो वही बग्स उन आदमियों के सर में क्रॉल कर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग को खाकर उन्हें मार डालते हैं। उधर हम देखते हैं कि साइंस लेबर में हमिट और उसके 2 साथी बॉडीज से भरे हुए पॉड को पाते हैं। जब वो हेडक्वार्टर बताने की कोशिश करते हैं तो रेडियोज अनस्टेबल हो जाते हैं। हमिट जब डेड बॉडीज पर देखता है तो उसे लगता है कि 2 हफ्तों से डेड बॉडी है। वो बिना ये चीज़ नोटिस किए कि एक पॉड में एलियन भी है, वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहाँ भी उन्हें डेड बॉडीज ही मिलती हैं। इसके बाद जब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, यानी शिप से निकल जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर सर्च करने लगते हैं, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि एक एलियन जिसका नाम है जीनोमॉर्फ उनका पीछा कर रहा है। वो सीढ़ियों से जाते हैं और उसके बाद उन्हें जिस दरवाजे से गुजरना होता है उस तक चलने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। हमिट का साथी जंप करता है। वो वहां तक पहुंच तो जाता है लेकिन उसे चोट भी लगती है। उनका अगला साथी भी वहां तक जंप करके जाता है पर फ्लोर टूट जाता है, पर पहला साथी उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब इससे पहले कि हमिट भी जंप करता, वो देखता है कि कुछ सलाइवा लाइक उसके शोल्डर पर गिर रहा है। वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि जीनोमॉर्फ तो छत पर ही है। हमिट अपनी जान बचाता हुआ वहां से भागता है और रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसपे पता चलता है कि हमिट ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन के लिए कहा था क्योंकि उसे मेडिकल स्कूल जाना था, लेकिन उसे टर्मिनेशन नहीं दी गई, तो अब उसे 7 महीने और काम करना है। अब वेंडी ये सब कुछ कैमरा में देख रही होती है और जब कार्श की टीम वहां पर पहुंचती है तो वेंडी को एक बहुत अजीबोगरीब साउंड सुनाई देती है जो कि और किसी को नहीं सुनाई देती। जब वो सिक्योरिटी कैमरा को हैक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई एलिवेटर में अब तक फंसा हुआ है, तो वो भागकर बिल्डिंग में जाती है। जैसे ही वो पास जा रही होती है तो आवाज बढ़ रही होती है। कार्श भी उसके साथ साथ होता है और बाकी लॉस्ट बॉयज की टीम भी। वो सब जब शिप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि शिप की सीलिंग पर अभी भी एलियन प्लांट स्टक है। हर तरफ खून से भरी हुई बॉडीज है। उन्हें एक बिल्ली भी दिखती है जिसकी आंख के अंदर एक एलियन होता है और वो मिनी एलियन उस बिल्ली की आंख अपने साथ लेता हुआ उसकी बॉडी से निकल जाता है। अब वही छोटा सा एलियन आगे बढ़कर एक टीम मेंबर पर अटैक भी करता है, लेकिन वो उसे अपने हाथ से रोक देती है। वहां पर वो उसे एक टेबल पर फेंक देते हैं जहां उसे एक ट्रे में कैच कर लिया जाता है। कार्श उसकी बॉडी कंप्यूटर से कनेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक रिसर्च रेस था। उधर हमिट अपनी रिसर्च जारी रखता है। उसे वहां पर एक आदमी मिलता है, वो साथ जाते हैं और एक अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करते हैं। वहां पर एक कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही होती है। तभी वहां पर जीनोमॉर्फ आता है और फौरन से हमिट के साथ जो आदमी होता है उसे मार डालता है और उसे उठा उठा कर फेंकता है, जिसकी वजह से उस आदमी के पास जो रखी गन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से जो कॉस्ट्यूम पार्टी का होस्ट होता है वो डर के मारे अंदर भाग जाता है, लेकिन दरवाजा खुला रह जाता है और जीनोमॉर्फ पार्टी को क्रैश कर देता है। वहां पर मौजूद सबके सब गेस्ट को मारने लगता है। हमिट के साथ जो आदमी था उसकी बॉडी उठाकर हमिट की तरफ फेंकता है। अब पूरा का पूरा कमरा लाशों से भरा हुआ है। जब सारे के सारे गेस्ट मर जाते हैं, यानी उनको जीनोमॉर्फ मार डालता है, तो अब जीनोमॉर्फ बैल्कनी से छलांग लगाता है हमिट को भी मारने के लिए। तभी वहां पे मोरो आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रिकल गन को यूज करते हुए जीनोमॉर्फ को स्टन कर देता है और उसके बाद हमिट को भी।
जब वो एलिवेटर तक पहुंचता है तो उसको उस कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स घेर लेते हैं जो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इनके आर्ग्यूमेंट की वजह से जीनोमॉर्फ को टाइम मिल जाता है कि वो दोबारा से जाकर उन तक पहुंच सके और उन्हें जान से मार सके। वो मोरो को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ आवाजें सुनता है और वहां से भाग जाता है। कार्श उधर दूसरी तरफ कंप्यूटर फाइल्स पर देख रहा है, जहां उसे एक फुटेज मिलती है कुछ क्रीपी एग पैचेस की। वो ये बात वेंडी को बताता है। वो ये भी चीज पढ़ता है कि अभी कुछ 5 अनडिस्कवर्ड स्पीशीज, यानी कुछ ऐसी स्पीशीज जिनका कुछ पता नहीं लग सका, वो भी आ रही हैं। कैवलियर उनसे कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि सबकी सब जिंदा स्पीशीज को वहां पर भेजो। जब हमिट जागता है तो वो इधर उधर देखने लगता है। वो काफी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट लग रहा होता है। उसे एक ऐसी फुटबॉल भी मिलती है जिस पर साइन हुए होते हैं। उसे अपने बचपन की याद आने लगती है और उस लम्हे उसे वेंडी ढूंढ निकालती है। आहिस्ता से ही वो उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है। वो तीनों एलिवेटर की तरफ बढ़ जाते हैं और उन्हें ये मालूम नहीं होता कि शाफ्ट में कोई और भी मौजूद है। जैसे कि वो कॉरिडोर की तरफ जा रहे होते हैं, हमिट को बताती है कि वो असल में कौन है। हमिट को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और उससे वो बचपन के सवाल पूछने लगता है, ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई सच बोल रही है। जब वो सारी बातों का जवाब दे देती है तो हमिट रोने लगता है और उसे गले से लगा लेता है। उसके बाद इन तीनों को एक एग पैच मिलता है। वेंडी को अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। एक अंडा आहिस्ता से मूव कर रहा होता है। जीनोमॉर्फ भी अचानक से उस रूम में आ जाता है और हमिट को अपने साथ ले जाता है। वेंडी उनके पीछे भागने लगती है। हमिट अब शिपिंग कंटेनर में होता है। जीनोमॉर्फ वहां पर आता है और उन पर ग्राउल करता है। वेंडी और हमिट को उसके चलने की आवाजें आती हैं, जो कि कंटेनर के ऊपर की तरफ से आ रही थी। वेंडी थोड़ा इंतजार करती है और सही मौका देखते हुए सीलिंग को स्टैब करने लगती है ताकि वो उसको नुकसान पहुंचा सके। उसका खून बहने लगता है और उसका खून इस कदर एसिडिक था कि सीलिंग में होल ही हो जाता है। उसके बाद जीनोमॉर्फ कंटेनर को पुश करता है, वो गिर जाता है। अब हमिट वेंडी को नहीं देख पा रहा था। जीनोमॉर्फ हैमिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वेंडी उसे पीछे से हुक डालते हुए खींच लेती है। वो उसे दरवाजे की तरफ खींचती है और हैमिट उसे बंद कर देता है, जिसके बंद होने की वजह से एलियन का इनर जॉ कट हो जाता है। लेकिन वो गुस्सैला जीनोमॉर्फ अपने साथ साथ वेंडी को भी दरवाजे के अंदर खींच लेता है। हर्मिट केबल को बाइट करता है ताकि वो दरवाजे को दोबारा से खोल सके। दरवाजा खुल तो जाता है, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाता है कि जीनोमॉर्फ की बॉडी कुछ डैमेज हो रही है। यहाँ पे हर्मिट और वेंडी बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद हर्मिट को उसकी शेडिंग दिखती है। उधर हम मोरो को देखते हैं, जिसका ब्रेन अभी भी कंप्यूटर से जुड़ा है। कार्श और मोरो का आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि शिप अब किसे बिलोंग करती है। उसी दौरान एक एग खुल जाता है और मोरो बाहर की तरफ जंप लगा देता है। उसके बाद कॉर्पोरेशन टीम आती है, जो कि लॉस्ट बॉयज को, रेस्क्यू टीम को और एलियन सिंबल्स को उठाकर नेवरलैंड लेकर जाने लगती है, जबकि सिल्विया वेंडी पर अपना काम कर रही होती है कि वो उसे ठीक कर सके। कार्श जब भी किसी अंडे को खुलता हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है। अभी भी एक अंडा खुलता है और उसे ड्रैग करके वहां से ले जाता है। उन्हें एहसास होता है कि अंडे तभी रिएक्ट करते हैं जब उनके सामने कोई ऑर्गेनिक लाइफ होती है। सो कैवलिया कार्श को चार्ज ऑफ एलियन बना देता है। हम शाम को देखते हैं कि मोरो किसी न किसी तरह शहर में पहुंच चुका है। वो किसी रैंडम इंसान से उसका फोन छीन लेता है और कॉर्पोरेशन की सीईओ को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि उसके पास डेटा तो है, लेकिन क्रीचर्स नहीं है। लेकिन वो प्लान कर रहा है उन्हें वापस ले आने के लिए, क्योंकि वो पूरी जिंदगी इसी पर ही तो काम करता रहा है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मोरो की एक बेटी भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंडी को होश आ चुका है और अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन उसे अजीबोगरीब आवाजें अब भी आ रही हैं। तो वो उनका पीछा करती है। उधर लैब में कार्श और 2 लॉस्ट बॉयज एक अंडे को काटते हैं। उन्हें उसमें से एक एलियन मिलता है जिसका नाम फेस हगर है, और उसकी इतनी बुरी आवाज होती है कि वेंडी कोलैप्स कर जाती है। उधर हम ऑपरेटिंग रूम में हर्मिट को देखते हैं, जहां पे उसका एक लंग यानी गुर्दा निकाला जा रहा है, जो कि अब एक ट्यूब में प्रिजर्व्ड है। फिर वहां पर कार्श आता है और पैरासाइट को टैंक में गिरा देता है ताकि वो खुद ब खुद लंग की तरफ चला जाए। वेंडी सबको बताती है कि मुझे बहुत अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वो सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो रियल मुझसे बात करना चाह रहे हैं। कैवलियो से कहता है, तो क्या तुम वो साउंड्स मिमिक कर सकती हो? वेंडी वो साउंड्स मिमिक करती है और वो आवाजें सबको बहुत अजीब लगती हैं। हम लैब में देखते हैं एक आई एलियन को, जिसे ग्लास केस में रखा गया है। उसी ग्लास केस में एक शीप भी होती है और शीप के सर पर जंप लगाता है और फौरन से उसको मार डालता है, उसकी आंख को बाहर निकालकर। वहां पे एक लड़का आर्थर एलियंस की प्रेजेंस को, यानी उनकी मौजूदगी को डिस्प्रूव करता है, मानता नहीं है। उसे ये शक था कि उन्होंने हाइपर एडवांस्ड एआई को बनाने के लिए 6 बच्चों का कत्ल किया था। तभी वहां पर नेब्स आ जाती है और बोलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, पर आर्थर उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे जैसी मैकेनिकल बॉडी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। पर नेब्स कहती है, नहीं, ये असल है।
पर सिल्विया उसे समझाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उधर कैवलियर वेंडी से कहता है कि वो हैमिट को घर भेज देगा, लेकिन इसके बदले वेंडी को जीनोमॉर्फ रिसर्च में उनकी हेल्प करनी होगी क्योंकि उन्होंने वेंडी के भाई हर्मिट को यहाँ पे रहने दिया। बाद में हम देखते हैं कि वेंडी लैब में जाती है और उन्हीं अजीबोगरीब आवाज़ों को रिपीट करती है ताकि वो एलियन और हर्मिट के लंग से बात कर सके। तभी अचानक से हर्मिट के लंग में से एक बेबी जीनोमॉर्फ निकल कर आता है, लेकिन वेंडी उसे ठंडा करती है उसी अजीबोगरीब आवाज़ को निकाल कर, और उसके बाद उस बेबी जीनोमॉर्फ को पेट करने में कामयाब हो जाती है। कार्श दूर से देख रहा होता है, तभी वहां पे एक फ्लैशबैक आता है जो दिखाता है कि मैगिनो का क्रू अपने क्रायोपॉड के अंदर जा रहा है। वहां हम देखते हैं नेक की आंख भी है और टू फेस हगर्स वहां से एस्केप कर चुके हैं। एक ने कैप्टन डैन स्टेल को मार दिया है और दूसरे ने अपनी बॉडी किसी और के साथ अटैच कर रखी है। मोरो भागकर जाता है इन्फर्मरी की तरफ और उसे पता चलता है कि रैनसेल्फ वाकई में मारा गया है, क्योंकि कुछ क्रू मेंबर्स ने जब फेस हगर्स को मारा था तो उनका खून उसी कैप्टन के फेस पर भी गिरा था। ब्रोंकी अभी भी जिंदा है, तो वो सब अग्री करते हैं कि उन्हें उसी क्रीचर के साथ क्रायो स्लीप पर भेज देते हैं, लेकिन एट द एंड उनका ये प्लान फेल हो जाता है और वो फेस हगर ब्रोंकी को मार डालता है और फिर पॉड को ब्रेक करता हुआ वहां से निकल जाता है। मोरो एक आदमी को एक इलेक्ट्रिक स्टन गन देता है। क्रू मेंबर्स में से कुछ लोग भी उठ जाते हैं। उसी दौरान वो लोग नोटिस करते हैं कि एक और एलियन एस्केप कर चुका है। अब वहां पर एक क्रू मेंबर की तबीयत उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। जब उसका स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे कुछ डार्क स्पॉट्स हैं। उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तो वहाँ मौजूद 2 लोग उसका ऑपरेट करने लगते हैं और जब वो उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ फॉरेन बॉडीज़ नज़र आती हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई टिक्स है। जब उनको रिमूव कर रहे होते हैं तो एक टिक एक गैस स्प्रे करती है जो कि फौरन वहाँ पर मौजूद तीनों लोगों को मार डालती है। बाकी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एलियन बग्स होते हैं वो उसकी बॉडी से निकल आते हैं। वहाँ पर एक और जीनोमॉर्फ अटैक करने के लिए आ जाता है। अब मोरो इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ चुका था। वो शिप की कमान ले लेता है, सबको ऑर्डर देता है कि जितना जल्दी हो सके हमें अर्थ पर पहुंचना होगा। इसके बाद मोरो कॉरिडोर के घर जाता है, लेकिन उसे कोई रोक लेता है जो उसके ऊपर फायर भी चलाता है। इसी फायर के दौरान एक और आदमी हर्ट हो जाता है। मोरो उसे घसीटता हुआ लैब में ले आता है और उसे छुपा देता है। अनफॉर्चुनेटली वही आदमी जिसने मोरो का कॉरिडोर में रास्ता रोका होता है वो वहां पर आ जाता है और उस आदमी को जिसको मोरो ने छुपाया था उसको सर में गोली मार देता है। मोरो भी वापस उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से भाग जाता है। लेकिन मोरो भी आकर उसे ब्लेड से मार डालता है, लेकिन दरवाजा खुले रह जाने की वजह से एलियन भी लैब से बाहर निकल आता है। उस तरफ हम मेडिकल बे का सीन देखते हैं जहां पर एलियन आकर ज़ैवरी के पीछे आता है और उसकी टांगों पर अपनी टेल मारता है ताकि वो गिर जाए। ज़ैवरी फौरन से भाग जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन ये एलियन दरवाज़ा खोलता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरे रूम में ज़ैवरी को एक ब्लो टॉर्च मिलती है जिससे वो दरवाजे को सील कर देती है। मोरो भी खुद को कंप्यूटर रूम में छुपा लेता है और बाहर एलियन से जो भी फाइट कर रहा होता है वो उसे अपनी टेल से इतनी बार मारता है कि उसकी बॉडी यूजलेस हो जाती है और उसकी बॉडी से एलियन बाहर आकर सेनोमॉर्फ के फेस पर चढ़ जाता है और यहाँ पर ज़ैवरी को भी मौका मिल जाता है भागने के लिए। लेकिन जब वो मोरो से मदद मांगती है तो वो दरवाज़ा सील कर देता है एक ब्लो टॉर्च के साथ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेशक जीनोमॉर्फ के अटैक से ज़ैवरी मर ही जाए। कुछ ही देर में अर्थ पर शिप क्रैश हो जाती है और चंद दिनों बाद मोरो उसी कॉरपोरेशन से मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो एलियन सैंपल्स को वापस लेकर आएगा। वो ये भी प्लान करता है कि वो कैवलियर को मार डालेगा। हमें दिखाया जाता है कि बेबी जीनोमॉर्फ को लॉक किया गया है, लेकिन वेंडी उसे बात करने के लिए उसे विजिट करती रहती है और हैमिट अपनी बहन के लिए परेशान है। हैमिट उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर वेंडी अभी भी यहाँ पर रहकर कुछ रिसर्च करना चाहती है। दूसरी तरफ हम नेब्स को देखते हैं जो कि अपना टेस्ट करवा रही होती है क्योंकि उसे लगता था कि जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही है। साइंटिस्ट कुछ समझ नहीं पाते तो एक लड़का कहता है कि उसका माइंड वाइप कर दो। आर्थर एक बहुत काइंड साइंटिस्ट होता है, वो मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर सिल्विया अग्री कर लेती है और आर्थर को निकाल दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि वो कॉरपोरेशन और कैवलियर एलियन क्रैश के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। नेब्स की मेमोरी वाइप होने के बाद बेंडी सिल्विया से कॉन्फ्रंट करती है। वो उसे कहती है कि प्रॉब्लम्स एलियन नहीं बल्कि तुम हो। उसी वक्त लैब में एक एक्सीडेंट होता है जब एक आदमी गलती से एक एलियन सेल खोल देता है और एलियन उस पर एसिड फेंककर उसे मार डालता है। अब उधर आर्थर और एक और आदमी लैब में जाते हैं, लेकिन वो आदमी आर्थर को धोखा दे देता है और उसे एलियन के साथ लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद एलियंस वहां से एस्केप कर जाते हैं और साइंटिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वेंडी हैकिंग से जीनोमॉर्फ को फ्री कर देती
लेती है ताकि वो उनकी मदद करे। हैमिट आर्थर की मदद से उनके ट्रैकर्स बंद कर देता है और फिर तीनों यानी वेंडी, हैमिट और नेब्स जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल में उनको कुछ ग्रेव्स मिलती हैं असली बच्चों की, जिनके माइंड्स इन हाइब्रिड्स में डाले गए। वहां पर सोल्जर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वेंडी जीनोमॉर्फ को बुला लेती है जो सबको मार डालता है। जब वो डॉग्स तक पहुंचते हैं, सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक सोल्जर नेब्स का टॉय पानी में फेंक देता है तो नेब्स उस पर अटैक कर उसका जॉ तोड़ डालती है। यहाँ पर फाइटिंग होने लग जाती है। वेंडी और नेब्स दोनों अपनी रोबोटिक स्ट्रेंथ से सोल्जर्स को गिरा देती हैं, लेकिन एंड में हैमिट शॉट देख के नेब्स को रोक लेता है और सब पकड़े जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि जीनोमॉर्फ पूरे आइलैंड पर इंसानों को मार रहा होता है और वेंडी फैसिलिटी के सिस्टम को हैक करके सिल्विया को उनके क्राइम्स दिखाती है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट अलार्म एक्टिवेट कर देती है। वहां मोरो और काश के दरमियान लड़ाई होती है। मोरो मरने ही वाला होता है और इसी दौरान सब कंट्रोल से बाहर भी होने लगता है। एडम हैमिट को ट्रिक करता है और एक एलियन उस पर अटैक करता है, लेकिन वेंडी उसे बचा लेती है। वो उसकी बॉडी को रोबोटिक तरीके से फ्रीज कर देती है, कुछ हैकिंग करके। अब फाइनली यहाँ पर आखिरी सीन आ जाता है जिसमें कैवलियर एस्केप करने की कोशिश करता है और $1 मिलियन रिवॉर्ड ऑफर करता है। यहाँ पर वेंडी भी जीनोमॉर्फ को बुला लेती है जो सब गार्ड्स को मार डालता है। अब हैमिट कैवलियर को बेहोश कर देता है और वेंडी सब करप्ट साइंटिस्ट, जिनमें सिल्विया, एडम, मोरो और काश हैं, उनको एक सेल में बंद कर देती है और यहाँ पर बोलती है कि अब इंसान नहीं, हम हाइब्रिड्स और एलियंस रूल करेंगे। इसी के साथ सीन यहाँ पर क्लोज हो जाता है।